डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 36 मंथ करंट अफेयर की एक सीरीज चला रहे हैं प्रीलिम्स 2023 के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग मई 2020 से लेकर मई 2023 तक का करंट अफेयर जो है कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी कवर कर लिया है, हमारा आईआर कवर हो चुका है, इकॉनमी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग एनवायरनमेंट शुरू करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट का मतलब ये है कि एक सेगमेंट इसका कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें दो दो तीन तीन वीडियो जो अपडेटेड चीज़ें होंगी ना, जैसे मई 2000 मतलब 23 तक की जो चीज़ें हैं वो इसमें मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, तो आपका ये कंप्लीट करंट अफेयर हो जाएगा 36 मंथ का। ठीक है, आज हम लोग इन्वायरमेंट को शुरू करने जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को लेकर भी 4 से 5 वीडियो या 6 वीडियोज़ आएंगी, जिससे आपका कंप्लीट इन्वायरमेंट जो है वो हो जाएगा पूरा। ठीक है, एक्चुअली हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हुआ है, बट आप लोग चिंता नहीं करेंगे। 20 मई का मतलब 20 मई मैं आप लोगों को सभी वीडियोस दे दूंगा। ठीक है, चाहे उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे करना पड़े, वो आपको चिंता नहीं करनी है उसको लेकर। क्यों 36 महीने ही चाहिए? ठीक है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पर यूपीएससी ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, दूसरा प्रीलिम्स प्लस मेंस। ठीक है, जो प्रीलिम्स प्लस स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है, स्टैटिक वाला जो पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्या कर रहा है, किसी क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दे रहा है, उनमें से एक जो है आपका स्टैटिक से जुड़ा हुआ है, एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और एक कोई फैक्ट है। ठीक है, इस तरह से मिलकर प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। तो इस तरह के पेपर को सॉल्व करने के लिए ना आपको कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर जो है ना, कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर, करंट अफेयर पर यूपीएससी का फोकस ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट अफेयर को मिलाकर, वो सब लोग आप लोग आसानी से सही कर सकें, इसीलिए इस सीरीज़ को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जल्दी से शुरू करते हैं, एनवायरनमेंट को लेकर क्या चीज़ें हैं। देखो भाई, सबसे पहले कुछ कुछ रिपोर्ट्स आप लोग देख लो। देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट संस्था है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। ठीक है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, हर बार पब्लिश होती है। इस बारे में ज़्यादातर क्या है, एमिशन के बारे में बताएंगे, कार्बन एमिशन कितना हो रहा है, कौन से देश ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, किसको कम करना है, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें रहती हैं। ठीक है, इस बॉडी के बारे में भी हल्का सा देख लेंगे हम लोग क्या है ये। लेकिन सबसे पहले एमिशन, एक चीज़ यहाँ पर आप साथ के साथ नोट कर लेंगे, सबसे ज़्यादा एमिशन आपके मन में भी आता होगा ना कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा एमिशन कौन करता है, तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले नंबर पर जो देश है वो चीन है। ठीक है, चीन सबसे ज़्यादा कार्बन का एमिशन करता है। दूसरे नंबर पर आपके अमेरिका है। ठीक है, सेकंड नंबर पर यूएसए है और तीसरे नंबर पर ईयू है, यूरोपीय संघ है, थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, तो मेन अगर आप देखोगे ना तो ये कंट्रीब्यूटर हैं जो ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं अभी। और दूसरा, फोर्थ पोजीशन भी देख लो, यूके है, क्योंकि हमारा भारत भी आसपास है इसलिए हम 5 तक देख लेंगे। तो भारत है, इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे, हम लोग भी कम नहीं है इस मामले में। लेकिन हमारी दिक्कत ये है ना कि देखो, जब इन लोगों ने किया, जैसे चीन को अगर आप छोड़ दो, अमेरिका, ईयू और यूके, इन कंट्रीज़ ने अपना डेवलपमेंट पहले कर लिया। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने जम कर कार्बन का उत्सर्जन किया। अब जब हमारी डेवलपमेंट की बात आई, चीन और अमेरिका, इंडिया की, तो ये लोग अब बोल रहे हैं कि आप कार्बन एमिशन कम करो। तो ये तो बिल्कुल एक समानता वाली बात नहीं हुई ना। आपने अपना डेवलपमेंट कर दिया, हम क्या करें अब, हम तो डेवलपिंग कंट्री है अभी, हमें अभी भी विकास करना है। तो ये चीज़ हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्री के बीच में एक लगातार इस चीज़ को लेकर लड़ाई चलती रहती है कि आपको ज़्यादा कम करना चाहिए मिशन, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, अमेरिका की, ईयू की, यूके की, इन कंट्रियों को ज़्यादा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। इतना ज़्यादा एमिशन उस टाइम पे आप लोगों ने कर लिया जब जो आपको पता है औद्योगिक क्रांति आई थी 17वीं 18वीं शताब्दी में, वो सब चीज़ें इन लोगों ने उस टाइम से की हैं। हम लोग तो अभी आज़ाद हुए हैं, 50-60 साल 70 सालों में हम लोगों ने एमिशन किया है। तो आप लोग हमें थोड़ी ना एकदम से बोल सकते हो कि उसी लेवल का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन आप भी दो। तो ये खैर अलग मुद्दा है, इसको मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी डिस्कस करेंगे। देखो भाई, ये सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे भारत सबसे ज़्यादा है करता है या भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा, गलत कर देना है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है, कौन सबसे ज़्यादा एमिशन करता है। एक ना यूएनईपी की और रिपोर्ट है जिसका नाम है मेकिंग पीस विद नेचर। मेकिंग, हिंदी में ही लिख देता हूँ, पीस विद नेचर। अगर यूपीएससी पूछ ले ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, देखो बहुत पूछता है इसलिए बता रहा हूँ चीज़ें, तो इसको अच्छे से लिख लो यहाँ पर, मेकिंग पीस विद नेचर। यह भी इसका जो है यूएनईपी की ही एक रिपोर्ट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, चिंता मत करिए। और इसके अंदर ना एक टर्म का जिक्र किया गया, अगर यूपीएससी पूछ ले, मान लीजिए ट्रिपल इमरजेंसी। ठीक है, ट्रिपल इमरजेंसी जो कॉन्सेप्ट है न्यूज़ में रहता है, मान लो यूपीएससी पूछ ले
ट्रिपल इमरजेंसी न्यूज़ में रहता है, कौन सी ट्रिपल इमरजेंसी की बात कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। ट्रिपल इमरजेंसी मतलब समझ रहे हो कि विश्व अभी ना 3 तरह से आपातकाल को झेल रहा है। कौन कौन से? एक तो क्लाइमेट चेंज का है, जलवायु परिवर्तन, इसको हिंदी में लिख सकते हो। दूसरा आपका जैव विविधता की जो क्षति हो रही है ना, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है। आपको पता है कितने पहले ऐसे पंछी हुआ करते थे जो आप लोग देखते थे आपके आसपास, बट अब नहीं मिलते हैं ना, वो नहीं मिलती हैं, चिड़िया नहीं मिलती, बहुत सारे इतने जीव जो हैं विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, कई तो विलुप्त हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, देखो प्रकृति ने अगर कुछ चीज़ें बनाई है ना तो उसका कोई ना कोई यूज़ तो है। ये सब जीव किसी ना किसी तरह से पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देते हैं। अगर इनकी हानि हो रही है मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पर जो ह्यूमन है वो अपनी हानि की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। तीसरा लॉस कौन सा इसमें शामिल होगा? ये है आपका प्रदूषण, ठीक है, पॉल्यूशन। तो ये अगर यूपीएससी पूछ ले कि ट्रिपल इमरजेंसी, पहले तो पूछ ले क्या है, किस रिपोर्ट में है, ये मान लीजिए याद रखेंगे। दूसरा, ट्रिपल इमरजेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जल्दी से हम लोग यूएनईपी के बारे में भी थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं, बाकी और रिपोर्ट भी इसकी देख लेंगे जल्दी से, ताकि आप भूलो ना क्वेश्चन को। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये क्या है बॉडी? सबसे पहले देखो कि ये वैश्विक पर्यावरण अथॉरिटी है, प्राधिकरण बोलते हैं, ठीक है, वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसको। थोड़ा एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी वॉइस हो सकता है उस लेवल की ना आए, तो आप लोग थोड़ा भाई कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो इसमें ये वैश्विक पर्यावरण का एक अथॉरिटी है जो क्या करता है ना, वैश्विक पर्यावरण के एजेंडा को निर्धारित करता है। कैसे कम करेंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एनवायरमेंट पोल्यूशन को लेकर क्या वर्क हो, क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल करो, इसको लेकर एक जो प्रॉपर एजेंडा है ना वो तैयार किया जाता है। दूसरी बात याद रखिए, यूएन लगा है तो मतलब यूएन की बॉडी है ये। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वहां पर क्वेश्चन में लिखा आ जाए, ठीक है। दूसरा, इसका जो एक चीज आप समझो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं संधारणीय विकास क्या होता है भाई? ये तो कॉन्सेप्ट वैसे बेसिक वाला है, बताने का मतलब बनता नहीं है यहाँ पर, फिर भी एक लाइन में बताता हूँ। देखो क्या है ना, एक चीज़ सोच के देखो, आज हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग आज पर्यावरण को एकदम से हानि पहुंचाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ भारत की बात नहीं है, विश्व की बात कर रहे हैं हम। तो कल को जो बच्चे पैदा होंगे आज से, जिनका आने के बाद 30 साल बाद जिनका जन्म होगा, या आने वाले समय बाद होगा, या जिनका आने वाले 100-200 साल के बाद जो जनरेशन आएगी, जो पीढ़ी आएगी, उसका इसमें क्या लॉस है? उसने तो कोई कुछ किया भी नहीं है, फिर भी उनको कितनी दुर्दशा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एकदम से हो चुका होगा, पोल्यूशन एकदम से बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो ये तो साधारणीय विकास नहीं हुआ ना, मतलब उस पीढ़ी के बारे में तो सोचा ही नहीं, फ्यूचर की जो पीढ़ी आने वाली है। हमने तो सिर्फ अपना सोच के, हम लोग तो मान लीजिए जो हैं अभी जो जी रहे हैं वो 30-40 साल बाद लोग मर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद नई पीढ़ी का क्या होगा? तो विकास ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब कितनी भी पीढ़ियां आए उनको नुकसान ना हो, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो कि इसको लेकर बहुत सारी बहस चली थी इस चीज को लेकर, ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर इस तरह से संधारणीय विकास होना चाहिए, उसके लिए भी काम करता है ये निकाय, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई इसका? याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इसका, जो है नैरोबी केनिया में हेडक्वार्टर है, ठीक है, केनिया में, अफ्रीका का एक देश है, इसमें है, ठीक है। दूसरा एक चीज याद रखो, ये 75% ना स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं देश इसमें, ठीक है। स्वैच्छिक अंशदान तो समझते हो, मर्जी है, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, ठीक है, बट देते हैं इसमें, देश भी देते हैं और दूसरे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग भी इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। और अगर मान लो यूपीएससी पूछ ले कि विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण का जो नीति निर्माता निकाय कौन सा है, नीति निर्माता निकाय विश्व का कौन सा है, तो यही होगा, ठीक है। तो आंसर में आप इसी को टिक करेंगे, ठीक है। ये बस यूएनईपी के बारे में कुछ चीज़ें हैं। अब इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती हैं, ये देख लो भाई, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी रिपोर्ट पूछ ले तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखो सबसे पहले एक रिपोर्ट ये जारी करता है आवर प्लेनेट, इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ सबको जल्दी से, आवर प्लेनेट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी। एक इसकी रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं तुंजा, ठीक है, इसको बोलते हैं एटलस ऑफ आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, एटलस ऑफ आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट लिख लीजिएगा पूरा नाम। तीसरा इसमें ये रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रही है, बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इसको हिंदी में लिख लो, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, ठीक है। तो ये आपकी रिपोर्ट इसमें इस तरह से हो गई।
अच्छा, इसके द्वारा यूएनईपी के द्वारा एक दो अवार्ड भी दिए जाते हैं, उसका भी नाम लिख लो। जैसे जैसे पीएम मोदी को मिला था अभी कुछ समय पहले चैंपियंस ऑफ द अर्थ, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है, अगर यूपीएससी पूछ ले किसके द्वारा दिया जाता है तो यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एक अवार्ड और लिख लो, सीड अवार्ड जो है, अगर आ जाए कि सीड अवार्ड कौन देता है तो ये भी इन्वायरमेंट में यही देता है। ठीक है, मतलब जो होते हैं ना इनोवेशन करने वाले लोग होते हैं, उनको कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के लिए किसी ने नवाचार किया हो तो उसके लिए एक सीड अवार्ड दिया जाता है, और ये यूएनईपी द्वारा ही दिया जाता है। एक और लिख लो, सासाकावा पुरस्कार। ठीक है, सासाकावा पुरस्कार, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर किसी ने अच्छा काम किया हो तो वो उसको दिया जाता है। ठीक है, ये 3 अवार्ड हैं, इसके द्वारा दिए जाते हैं, इसको याद रख लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और जल्दी से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूएनईपी हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, यूएनईपी जो है ना, ये क्या है, कुछ जो इन्वायरमेंट को लेकर जो समझौते हैं उनके हेडक्वार्टर या सचिवालय की मेजबानी करता है ये। ठीक है, सचिवालय जो है, कई सारे समझौतों का सचिवालय ये है, कौन कौन से हैं वो देख लो। ठीक है, एक तो है आपका जो सीबीडी है। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर जो अभिसमय है ना, जैव विविधता पर अधिसमय, अभिसमय लिख देता हूँ जल्दी से, जैव विविधता, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ये, आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। ठीक है, तो जैव विविधता पर जो अभिसमय है उसका ये हेडक्वार्टर जो है इसी में है, यूएनईपी में। एक तो ये हो गया, दूसरा साइट्स आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, साइट्स की जो बॉडी है वो भी, उसका हेडक्वार्टर भी इसी में है। तीसरा जो पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन है ना, मिनीमाता कन्वेंशन, ये सिटी है एक जापान की, मिनीमाता कन्वेंशन, ये पारे पर है। ठीक है, पारा होता है ना, उसको लेकर ये उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, एक लिक्विड टाइप में होता है ये, इसको कंट्रोल करने के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया है। ठीक है, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पारे पर जो अभी समय है, मिनीमाता कन्वेंशन है, उसका हेडक्वार्टर भी इसी में है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की मेज़बानी कौन करता है, यूएनईपी करता है। एक जो आपका 3 है, बेसल, रोटरडम और एक आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, इनका भी जो है, तीनों का जो है हेडक्वार्टर यही है। ठीक है, एक आपने सुना होगा प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण पर अभिसमय जो है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए जो है, सीएमएस बोलते हैं उसको, उसका हेडक्वार्टर भी इसी में है। ठीक है, अच्छा एक याद रखो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूपीएससी पूछ सकता है, ध्यान रखना, 2 ना और कन्वेंशन है जिसका हेडक्वार्टर इसी में, बट वो कन्वेंशन किसी को ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, जैसे एक कन्वेंशन है द कार्पेथियन कन्वेंशन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द कार्पेथियन कन्वेंशन। इस पर मान लीजिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि ये कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, मतलब क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, यूरोप की ना एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला की पर्यावरण की सुरक्षा करने हेतु। ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला है यूरोप की, उसकी सुरक्षा हेतु, उसमें मतलब उसका पर्यावरण खराब नहीं होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ ये कन्वेंशन है। ठीक है, तो यूपीएससी पूछ लेता कार्पेथियन कन्वेंशन किससे जुड़ा है। दूसरा अगर आ जाए दी बमाको कन्वेंशन, बमाको कन्वेंशन ये किससे जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये सवाल अगर आ जाए तो आप लोग बोलोगे कि ये वाला जो है खतरनाक अफ्रीकी देशों के में उनका एक कन्वेंशन है, जिसमें ये लोग खतरनाक जो अपशिष्ट होते हैं ना, डेंजरस वाले जो वेस्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, बट याद रखना ये अफ्रीका का है। ठीक है, अफ्रीकी देशों का है ये, तो ये यूरोप का हो गया, ये अफ्रीका का हो गया। एक और देख लो, द तेहरान कन्वेंशन है, ये तो सीधी बात है। ठीक है, तेहरान मतलब ईरान में है ना, तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दी तेहरान कन्वेंशन। अगर यूपीएससी पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये तीनों, नज़र में नहीं आई अभी तक यूपीएससी के, शायद सवाल बना नहीं है, इन पर बन सकता है, तो ये याद रखना, ये समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, सी जो होते हैं ना, उनकी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये कन्वेंशन है। ठीक है, तो ये 3 भाई अलग से लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। अगर सवाल बनता है किसी तरह से मैचिंग द भी आ सकता है कि किस तरह से मैच फिल करा सकता है यूपीएससी, तो वो याद रखना है आपको, गलत नहीं करना है इसको लेकर। ठीक है भाई चलें आगे, चलिए भाई जल्दी से चीज़ें आगे की हम लोग देखते हैं। देखो भाई, एक ना जल्दी से हल्का सा देख लो, एक ना जो आपका ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म है ना, जो जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ, वित्त के लिए, ठीक है, ग्रीन जो हरित वित्त के लिए मतलब प्रयास होते हैं। देखो क्या होता है ना, वित्त मतलब फाइनेंस करना, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज विकसित करना जिससे पर्यावरण मतलब पर्यावरण की फ्रेंडली हो। हरित टेक्नोलॉजी कौन सी होती हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी कौन सी होती हैं, जिनमें पर्यावरण का लॉस ना हो। ठीक है, जिनमें कहीं ना कहीं पर पोल्यूशन ना होता हो, पर्यावरण कंट्रोल हो, अच्छी टेक्निक विकसित करना है ना। ये डेवलपिंग कंट्रीज ना इसके लिए प्रयास करते रहते हैं कि भाई डेवलप कंट्री जो हैं, विकसित देश जो हैं, वो लोन देते रहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करते रहो जिससे आपका पर्यावरण का लॉस कम हो।
ठीक है। तो इसको लेकर कुछ फाइनेंस के मैकेनिज्म है, ठीक है भाई। आप सोचो ना, गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्री, इनको कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म चाहिए, वरना कहाँ से पैसा लाएगा। इतनी महंगी होती हैं ये नई टेक्नोलॉजी जो होती हैं, हरित टेक्नोलॉजी जिनको हम कहते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए पैसा तो चाहिए ना इनको। तो वो पैसा देने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बने हुए हैं, वो देख लो आप जल्दी से थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक तो बना हुआ है ग्रीन क्लाइमेट फंड, जल्दी जल्दी बस शॉर्ट में बताऊंगा ताकि अगर क्वेश्चन आए तो, क्योंकि आ चुका है बहुत बार इन पर क्वेश्चन, तो गलत नहीं होना चाहिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये 2009 में बनाया गया था, ठीक है। एक तो ईयर याद रख लो बस, 2009 में बनाया गया था। इसमें ना लगभग $100 बिलियन हर साल देने की बात की गई थी, ठीक है, $100 बिलियन की। और कब से? 2020 के बाद से। कौन देंगे ये $100 बिलियन? जो डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित जो देश है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब जो फ्रांस वगैरह, ये सब देंगे $100 बिलियन। किनको? जैसे भारत जैसे देशों को या अफ्रीका की डेवलपिंग कंट्रीज को, कि आप जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित कर सको। जल्दी जल्दी बार बार नहीं बताऊंगा भाई, अब सिर्फ उनके नाम बताऊंगा, ठीक है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये बारे में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है इसका ट्रस्टी है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है इसका ट्रस्टी है, ये याद रखना, ये फैक्ट पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है। दूसरी बात ये है कि ये क्या करती है, ये 5 कन्वेंशन है, ठीक है, जिनके लिए ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। 5 कन्वेंशन के लिए ये सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कन्वेंशन, मुझे लगता है शायद पूछा भी गया है, कौन कौन से कन्वेंशन के लिए फंडिंग जो है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से होती है, वो कन्वेंशन देख लो जल्दी से, ठीक है। एक है आपका CBD, फिर से जो नाम मैंने अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, ऐसे ही लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। CBD है कि UNFCCC है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। थर्ड जो है आपका इसके बारे में स्टॉकहोम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये बता दूंगा सारे कन्वेंशन, टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए लिख लीजिए बस इनको, मैं बताऊंगा ये किस पे है, ठीक है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है उसके लिए भी फंडिंग इसी से मिलते हैं। चौथा एक और देख लीजिए, UNCCD जो है उसके आपका डिजर्टिफिकेशन के लिए है ना, मरुस्थलीकरण के लिए। चौथा ये हो गया। और एक याद रखो, मिनीमाता कन्वेंशन जो पारे के लिए है, अभी बताया भी था, ठीक है, मिनीमाता कन्वेंशन। इन कन्वेंशन के लिए ये क्या करता है, पैसा जो है यहाँ से आता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से, और इसके ट्रस्टी कौन है? वर्ल्ड बैंक है। याद रहेगा भाई, दिक्कत तो नहीं होगी। चलो भाई एक दो और देख लेते हैं ताकि आपका फंडिंग वाला भी क्लियर रहे, ठीक है। एक आपका रहता है अडेप्टेशन फंड, बनाया गया था, इसको बोलते हैं अनुकूलन वित्त। अब अनुकूलन क्या होता है ये भी समझा देता हूँ एक लाइन में। देखो, अडेप्टेशन किसको बोलते हैं, जैसे मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर ठंड बहुत है, लेकिन आपको किसी वजह से दिल्ली जैसे शहर एरिया में आना पड़ता है, या राजस्थान में जाना पड़ता है जहाँ गर्मी बहुत है, ठीक है, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी ना। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे उपाय करेंगे जिससे आप गर्मी में रहने के लायक, मान लीजिए आपकी जॉब ही लग गई राजस्थान में, फिर क्या करोगे, छोड़ थोड़ी दोगे, रहना ही पड़ेगा। तो गर्मी में रहने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि नहीं करोगे, वही है बस। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये देश अपने आप को प्रिपेयर कर सकें उस चीज़ के लिए, अनुकूल कर सकें उन चीज़ों के, कि ठीक है भाई अब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें अपने आप को उस लेवल पर तैयार करना होगा। तो उन अपने आप को तैयार करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। कैसे चाहिए, आप सोचो ना, नई टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेंगी, नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए डेवलपिंग कंट्री को पैसा देने के लिए अनुकूलन वित्त बनाया गया है। अब मुझे लगता है आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। 2001 में बनाया गया था, काम मैंने बता दिया है कि इन सब चीज़ों के लिए ये फंडिंग करता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो इसमें जो पैसा आता है इस फंड में, ये आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो होता है, ये आप अगर देखेंगे ना तो इसके अंदर कुछ नहीं है, कई स्वच्छ जो प्रौद्योगिकी हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, क्लीन टेक्नोलॉजी, वहाँ से लेकर कहीं ना कहीं पर ये जो कार्बन का व्यापार भी करते हैं ना। आपको पता है कुछ कंट्रीज के पास कार्बन कम यूज़ करते हैं कुछ, ठीक है, मान लीजिए उनको 100 यूनिट्स दिया गया किसी एक कंट्री को, उस कंट्री ने सिर्फ 80 का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो 20 यूनिट तो बच गई ना। वो किसी ऐसी कंट्री को सेल कर सकता है जो 120 यूनिट का उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। ये बता देंगे किसी दिन कार्बन ट्रेडिंग भी अच्छे से, तो उससे लेकर जो पैसा आता है वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक चीज और आप देख लो, हल्का सा बस एक नाम और याद रख लो, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव अगर यूपीएससी पूछ ले, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव यूपीएससी अगर पूछ ले कि ये कौन से देश का प्रयास है, तो ये जर्मनी का है, ठीक है। जर्मनी का एक मिनिस्ट्री है, वो इसके लिए फंडिंग देती है। फिर से नाम बोल देता हूँ, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये ओवरऑल लगभग आपके सारे फाइनेंस वाले मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दी हैं। अगर प्रश्न आएगा तो बस इतना ही आएगा, आप लोग अच्छे से डील कर सकते हो, ठीक है, एकदम परेशान नहीं होना पेपर में। चलिए भाई आगे देखते हैं। एक और आप देखो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन
निष्पादन सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे, ये परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये सूचकांक। इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहता है ना इसमें, इसलिए ठीक है। इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI। ठीक है, कौन जारी करता है ये? ठीक है, इसमें नाम देख लो, जर्मन वॉच एक संस्था है, जर्मन वॉच प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और एक आपका यहां पर नाम लिख लो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। जिस हिसाब से यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हो सकता है पहले क्या होता था ना, सिर्फ जर्मन वाच भी याद रखते ना तो काम चल जाता था। अब ये है, मान लीजिए जर्मन वाच सब ऑप्शन में दिया हो, ये दोनों चेंज कर देगा। ठीक है, तो याद रख लो, तीनों ही याद रख लो भाई, गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कौन जारी करता है, सवाल यही आएगा कि जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक जो है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन जारी करता है? तो ये 3 संस्थाएं जो जारी करती हैं। अब देखो यहाँ पे ना, अब इसको लेकर अब आप ये मत पूछने लगा ना कि सर क्या है इसमें, क्या है, सोच के देखो ना क्या होगा, किसने कितना कैसा परफॉर्म किया है, बस जलवायु परिवर्तन के लिए परफॉर्म कैसा किया है बाकी देशों ने, बस उसको जांच करेगी ये संस्थाएं। ठीक है, तो ये जांच करके एक इंडेक्स जारी किया जाता है। एक और देख लो, जर्मन वाच द्वारा ना एक और इंडेक्स जारी किया जाता है, इसका यहीं पे लिख देता हूं, वो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। बताता हूं मैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये है रिस्क की बात कर रहा है, रिस्क, वो कर रहा है बात परफॉर्मेंस की। ठीक है, तो रिस्क इंडेक्स अगर पूछ ले कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन जारी करता है, तो जर्मन वाच जारी करता है। ठीक है, याद रखेंगे भाई। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का नाम यहां पर लिख रहा हूं, जिसको लेकर मुझे लगता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, यहां पर लिख लो, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, अगर यूपीएससी पूछ ले कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, मैं फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो ये WMO जो है, वैश्विक मौसम संगठन जो है, ये जारी करता है इसको। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, इसको आप अलग से लिख लेना। ठीक है, चलिए भाई आगे से चीजें देखते हैं अगले पेज पे। एक ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा ना कुछ बजट जारी किए जाते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्या है, पहले तो इसी के बारे में पढ़ लो। ठीक है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये क्या है इसके बारे में देख लो पहले। ठीक है, ये एक फ्यूचर, इसका लिख देता हूँ यहाँ पर, फ्यूचर अर्थ द्वारा, फ्यूचर अर्थ एक संस्था है, फ्यूचर अर्थ द्वारा संचालित, फ्यूचर अर्थ द्वारा संचालित वैश्विक अनुसंधान परियोजना है। वैश्विक अनुसंधान मतलब क्या होता है, रिसर्च, अनुसंधान परियोजना। ठीक है, तो ये एक इसका फ्यूचर अर्थ द्वारा संचालित, अगर यूपीएससी पूछ ले ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट को लेकर क्वेश्चन, तो आपको याद रखेंगे कि ये है क्या। दूसरा एक चीज याद रखो, कब इसको स्टैब्लिश किया गया, 2001 में बनाया गया था ये। ठीक है, 2001 में बनाया गया था। करता क्या है ये, तो इसका काम है जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना, इनका क्या कारण है। ठीक है, इनके कारण क्या है। ठीक है, और दूसरा उत्सर्जन को लेकर किस तरह से आप कम कर सकते हो, इसको लेकर कुछ चीज़ों को लेकर ये रिसर्च करता रहता है। ठीक है, टाइम टू टाइम इसके द्वारा ना कुछ बजट, आप देखो रिसर्च कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, तो रिसर्च के लिए कुछ बजट जारी करता है, जिसमें 2 नाम इसके इंपॉर्टेंट हैं। एक ग्लोबल मिथेन बजट, जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्लोबल मिथेन बजट। अब मैं आपको बताऊंगा सवाल कि यहाँ बनेगा कहाँ पर। एक तो ग्लोबल मिथेन बजट, दूसरा ये जारी करता है ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है ना, यूपीएससी इन गैसेस पर सवाल पूछ रहा है। ठीक है, मिथेन पर और नाइट्रस ऑक्साइड और जैसी गैसों पर एक सवाल पूछ लेगा, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट पर, तो इतना पता होना चाहिए बस। ज़्यादा आप पढ़ो ना, देखोगे मैगजीन वगैरह में भर भर के 2-2 3-3 पेज देंगे, उतनी ज़रूरत है नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं, बस। और इसके बाद ये जो है इनका ग्लोबल मिथेन बजट और ये, इसको थोड़ा देख लेते हैं, दोनों गैसेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आए भी हैं लगातार और आएंगे भी। ठीक है, तो ये दोनों मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, चलिए भाई मिथेन के बारे में सबसे पहले चीज़ें देख लो, पहले मिथेन के बारे में जान लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये, ग्रीन हाउस गैस है। सबसे पहले तो याद रखो ये प्रबल ग्रीन हाउस गैस है, बहुत इंटेंसिटिव है ये। ठीक है, प्रबल ग्रीन हाउस गैस है ये, और ये लगभग अगर आप देखेंगे ना तो CO2 की तुलना में, कार्बन डाइऑक्साइड है जो, उसकी तुलना में इसका जो ग्रीन हाउस में कंट्रीब्यूशन है ना, ये 86 गुना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इतना ज़्यादा बड़ा योगदान है इसका, पहली चीज़।
और दूसरा CO2 के बाद जो है सेकंड नंबर पर दूसरी सबसे बड़ी योगदान देता है, ये दूसरी सबसे बड़ी योगदान करता गैस है, ठीक है, दूसरे सबसे बड़ी गैस जिसका कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस मतलब वैश्विक तापन में, ठीक है। और एक चीज और देखो, एक चीज, ये कितने सालों तक पर्यावरण में बनी रहती है, मान लीजिए ये उत्सर्जित हुई तो कब तक बनी रहेगी, ये लगभग आप देखेंगे तो ये 9 वर्षों तक औसतन एवरेज तौर पर 9 वर्षों तक बनी रहती है ये, ठीक है। और अच्छा, अगर मान लीजिए यूपीएससी सवाल में ये पूछ ले या किसी ऑप्शन में ये लिख दे कि ये नष्ट कैसे होती है अपने आप, अब देखो बनी है तो 9 साल के बाद तो नष्ट होगी ना, तो कैसे नष्ट होगी, तो ये क्या करती है नष्ट होने के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना और तथा जल, ये आपस में ना कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, तब ये मीथेन जो है नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर मान लो स्टेटमेंट में लिख दे यूपीएससी कि इस तरह से ये नष्ट होती है, तो आपका आंसर गलत नहीं करना है, उसको सही मानना है, ठीक है। प्लस इसका जो कुछ भाग होता है, जैसे नष्ट होने में कुछ चीज़ें क्या होता है, मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, मृदा जीवाणु भी इसका कुछ कुछ जो भाग है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वहां से भी ये खत्म होती है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखो मैंने बोला कि बजट जारी करता है, उसमें एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है बजट, इसको लेकर एक चीज याद रखना, मिथेन को लेकर जो सवाल में बन सकता है कि सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे मिथेन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, ठीक है, तो मिथेन का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है कृषि तथा अपशिष्ट से, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ना मिथेन का बहुत उत्सर्जन होता है, इसको आप लगभग देखेंगे तो 60% है यहाँ से। और दूसरे नंबर पर ये है जीवाश्म ईंधन जो है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन आप समझते हैं कोयला वगैरह जो है इनसे होता है, तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। अगर यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ ले कि भाई मिथेन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधन से होता है, गलत है, वो कृषि तथा अपशिष्ट से ज़्यादा होता है। कैसे नष्ट होती है ये भी बता दिया, कितने सालों तक रहती है, कितना दूसरी सबसे बड़ी गैस है, ये चीज़ें आप लोगों को अब भूलनी नहीं चाहिए। जब मिथेन पढ़ लिया है तो हम नाइट्रस ऑक्साइड को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, वो भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में चीज़ें यहाँ पर देख लो। पहली चीज़, दीर्घकालीन अस्तित्व में रहने वाली ग्रीन हाउस गैस है, ये तक अस्तित्व में रहती है, ये GHG ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। दूसरा, ओजोन को भी नुकसान पहुंचता है इससे, ओजोन क्षयकारी गैस भी है ये, ओजोन जो हमारी परत है उसको भी इससे नुकसान पहुंचता है, ठीक है। कब तक विद्यमान रहती है, 116 प्लस माइनस 9 वर्ष, ठीक है, 116 तो है ही है, अब इसमें प्लस 9 ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इतने समय तक ये पर्यावरण में बनी रहती है, कितना लंबा टाइम है, तभी तो बोला है दीर्घकालीन अस्तित्व में रहने वाली गैस है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, इन दोनों के पास तीसरी सबसे बड़ा जो है प्रमुख गैस है ये N2O। तो अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बता दिया ना, ये क्यों बताया, अब ये सीक्वेंस पूछ लेगा यूपीएससी, ठीक है, पूछा भी है, मिथेन पहले पे रख देगा, NO2 दूसरे पे, CO2, इसको याद रख लेना, रट्टा मार लेना इसका, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर ये, इसीलिए पहले सारा बैकग्राउंड पढ़ा दिया ताकि चीज़ें ना हो। अब आपके मन में आएगा कि भाई एक तो देखो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, ये जो गैस में अगर योगदान दे रहा है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं ना यूरिया के फॉर्म में, पता होगा मिट्टी वगैरह में ज़्यादा डालते हैं हम तो वहाँ से इसका कृषि क्षेत्र में ना नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा होने के चलते भी नाइट्रोजन गैस बढ़ रही है, एक तो चीज़। दूसरा, अगर यूपीएससी पूछ ले कि भाई सबसे ज़्यादा उत्सर्जन वैश्विक में जो नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन होता है वैश्विक स्तर पर, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कहाँ से आता है, मतलब तो ये भी कृषि है, तो कृषि से क्षेत्र से है, ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट याद रख लोगे ताकि सवाल गलत नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें याद रखोगे भाई, अगर किसी को दिक्कत आ रही है जल्दी से रिपीट करके सुन लो, ठीक है। एक ना छोटा सा फैक्ट और है, जल्दी से देख लो, इसके रिलेटेड नहीं है, एक संस्था बता रहा हूँ, NCPOR, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ध्रुवीय, ठीक है, पोलर एरिया जो है, एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये लिख लेंगे भाई, ये भारत का एक संस्थान है, ठीक है। पहली चीज तो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ये काम करता है, पहली चीज तो ये याद रखोगे। दूसरा, इसके तहत ये चीज़ है कि भाई इस्टेब्लिश, देखो पहले इसका कुछ नाम और था, 98 में इस्टेब्लिश किया था, वो छोड़ दो, अभी इसको याद रखो, बस इतना याद रखो कि 98 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये स्थापित हुआ था, ठीक है। एक चीज़ और, अब इसने ना कुछ मिशन चलाया, अब देखो ये क्या है, ध्रुवीय एक संस्थान है, ठीक है, रिसर्च करता है, ध्रुवीय कौन से, पोलर जोन जो है, पोलर उत्तरी ध्रुव जो है, दक्षिणी ध्रुव है। अब देखो आपको पता है ना कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है आर्कटिक,
महासागर है ना, ये सागर एक आर्कटिक सागर, एक है अंटार्कटिक नीचे जो है, साउथ जो आपके ध्रुव के साथ में, ठीक है। अब इसमें हमने 2 मिशन चलाए हैं, तो ये उनको संचालित करता है ये। तो अगर आपको याद रखना है कि आर्कटिक में हमारा मिशन जो है उसका नाम है हिमाद्री। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, और बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं इसमें, और यूपीएससी ने बार बार इनको लेकर क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए क्लियर कट अलग अलग से लिख रहा हूँ। यहाँ जो अंटार्कटिक में हमने मिशन चलाए हैं उनके नाम है, एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है भारती। याद रहेगा भाई, दोनों रट लेना। और ये कुछ नहीं है, रिसर्च करते हैं हम लोग वहाँ पर, ठीक है, कि कैसे जो आपका अंटार्कटिक है वहाँ पर हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे संसाधन निकाल सकते हैं, कैसे हमारा सपोर्ट रहेगा, ये सब चीज़ों को लेकर हम काम करते रहते हैं, मिशन चलाते हैं हम। और यूपीएससी के दोनों, चाहे आप देखेंगे ना कॉम्प्रिहेंशन जो बनते हैं यूपीएससी में सीसेट में, आर्कटिक और अंटार्कटिक उनका फेवरेट जोन होता है जहाँ से कॉम्प्रिहेंशन बनते हैं। जल्दी से 1-2 चीज़ें और बताता हूँ, देखो टू द पॉइंट एकदम चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिस पे सवाल बनते हैं और जिस पे सवाल आएंगे, ठीक है। देखो आपको पता है ना, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, समुद्री जल स्तर में बढ़ रहा है, ठीक है। समुद्र का जो पानी है ना वो फैल भी रहा है, पता है, इस वजह से जल स्तर भी बढ़ रहा है। तो अगर यूपीएससी पूछे कि समुद्र के पानी के फैलने के पीछे कारण कौन कौन से हैं, एक तो याद रखोगे कि बहुत सारे कारण हैं। जैसे आपको पता है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वैश्विक तापन हो रहा है, तो ग्लेशियर पिघल रहा है तो समुद्र में पानी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अलावा ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट अगर यूपीएससी ये पूछे कि इनका सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले अगर समुद्र के जल स्तर में बढ़ने का योगदान है ना, तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना, थर्मल एक्सपेंशन, इसको लिख लीजिए, एक्सपेंशन। बताता हूँ ये क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, ग्लेशियर का जो पिघलाव हो रहा है, ठीक है, ग्लेशियर का पिघलाव हो रहा है। अगर यूपीएससी पूछ ले सबसे ज़्यादा जब समुद्री जल स्तर में योगदान किसका आ रहा है, थर्मल एक्सपेंशन। ये कुछ नहीं होता है, देखो क्या होगा आपको पता है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब वैश्विक तापन हो रहा है, ठीक है। अब वैश्विक तापन अगर हो रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है तो जल तो गर्म होगा ना, जल गर्म होगा। इसी तरह एक साइंस का कॉन्सेप्ट है कि जल जब गर्म होता है ना तो वो ज़्यादा स्थान घेरता है, ठीक है, ज़्यादा स्थान घेरता है। अब ज़्यादा स्थान घेरेगा तो मतलब समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थर्म, और ये बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है, पता है, यही रटा होता है, ग्लेशियर पिघलाव, ग्लेशियर पिघलाव। यूपीएससी ने पूछ लिया, ऑप्शन में गलत करके आएंगे, फिर रोएंगे यहाँ पर आकर, ठीक है, फिर गालियाँ देंगे कोचिंग्स और इन सबको कि ये हमने बताया क्यों नहीं अभी तक इसके बारे में, ठीक है। चलो भाई ये लिख लेना। अच्छा, एक ना न्यूज़ में रहता है एरोसोल, ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं, अगर यूपीएससी सवाल में पूछ ले तो जल्दी जल्दी, कुछ नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है प्रदूषक है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, वातावरण में कुछ गैसीय या तरल फॉर्म में ना कुछ कण होते हैं, गैसीय या तरल फॉर्म में कुछ ना कुछ कण। कई बार आप देखेंगे जब आप सांस ले रहे होते हैं, आपको फील होता है, अजीब सा फील होता है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है, वो छोटे छोटे कण होते हैं, प्रदूषक होते हैं ये, ठीक है। ये पानी के फॉर्म में मतलब तरल फॉर्म में भी हो सकते हैं और ठोस फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्रदूषक होते हैं, ठीक है, ये पॉल्यूटेंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं। और दूसरा ये वायुमंडल के निचली परत में पाए जाते हैं, निचली परत में पाए जाएंगे तभी तो हमारे सांस में आएंगे, ठीक है ना। तो वायुमंडल की निचली परत में पाए जाते हैं ये, सबसे पहली चीज़ ये याद रखना, ठीक है। और पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं, समताप मंडल में भी इनका कुछ हिस्सा मिलता है, ठीक है, ज़्यादातर यहाँ मिलते हैं बट कुछ कुछ यहाँ पे भी मिलते हैं, ठीक है, एक ये भी याद रखोगे। फिर क्या होता है, ये बेसिकली नुकसान तो अब आपको पता ही है ना, क्या करेंगे, सांस में जाएंगे, लंग्स को प्रभावित करेंगे, है ना, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनको दिक्कत होगी सांस में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब ये इसमें होता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे नुकसान क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ओस बन जाती है ना, धुंध सी बन जाती है, दिखता नहीं है, तो ट्रैफिक में कहीं ना कहीं पर दिक्कत होती है, दृश्य में दिक्कत आती है ना, दृश्यता को कम कर देते हैं ये। वायु की गुणवत्ता, एयर की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होती है, ठीक है। अब अगर मान लो यूपीएससी पूछ ले कि भाई इनके प्राकृतिक सोर्स कौन से हैं, ठीक है, और मानव जनित सोर्स कौन से हैं, ठीक है, मानवीय सोर्स कौन से हैं जहां से ये उत्सर्जित होता है, तो प्राकृतिक सोर्स में आप याद रखोगे कि जैसे मिनरल डस्ट होती है ना, जैसे हम लोग खनिज वगैरह का वो कर रहे होते हैं ना, खानों को खोद रहे होते हैं खनिज निकालने के लिए, ठीक है, खनन कर रहे होते हैं, तो वहां पे छोटे छोटे कण निकल आते हैं, धूल वगैरह बन जाती है, तो वो इसके प्राकृतिक सोर्स हो गया। उसके अलावा कई बार ये होता है कि सी सॉल्ट वगैरह जो होता है ना, जब हम समुद्र में जो नमक जम गया होता है उससे उड़ उड़ के कण आते रहते हैं, वो सब चीज़ें भी इसमें हैं। एक याद रखो, ज्वालामुखी जब निकलते हैं, प्राकृतिक तौर पर ही निकलते हैं ना, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो वहाँ पर भी ये तब बहुत सारे कण निकलते हैं।
और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो फॉसिल फ्यूल वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं, इनको जलाते हैं ना, जीवाश्म ईंधन, वहाँ से और निकलते हैं ये, ठीक है। कई बार हम लोग अपशिष्ट जो होता है हमारा, उसको हम लोग जला रहे होते हैं या फिर अपशिष्ट का निपटान कर रहे होते हैं, वहाँ से ये कण निकलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे औद्योगिक डस्ट जो होती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह से भी ये निकलता है, ठीक है। औद्योगिक जो काम करते हैं वो सब, जो इंडस्ट्री वाला एरिया है, वहाँ से भी डस्ट निकलती है, धूल निकलती है, तो वहाँ से भी ये बनते हैं। याद रखोगे भाई ये चीज़ें, ठीक है। चलते हैं भाई जल्दी से आगे की चीज़ें देखते हैं एनवायरनमेंट को लेकर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, देखो भाई एक ना इम्पॉर्टेंट एरिया है आपका जो करंट अफेयर की दृष्टिकोण से बहुत जरूरी रहता है, कॉप वाला, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है, इसको लेकर चिंता नहीं लेना है। 26-27 दोनों देखेंगे कॉप के, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, इसका पूरा बैकग्राउंड भी पढ़ेंगे। इसको लेकर अभी लेटेस्ट में 2 हुए हैं जो सबमिट हुए हैं 26 और 27, वो दोनों हम लोग कवर करेंगे, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। बट पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ें और करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में इसको कवर कर देंगे हम, चिंता ना करिए आप। देखो सबसे पहले अगर आप ये देखो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, हिंदी में लिख लेना, जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। पहला फैक्ट इसके बारे में, भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था, ये ने मिलकर शुरू, ठीक है, ये दोनों देश के नाम रट लो, ठीक है, पूछ भी चुका है सवाल, आ भी सकता है दोबारा। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको शुरू किया था, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका हेडक्वार्टर, पहला ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो काम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रोत्साहन देने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। भारत और फ्रांस मिलकर काम कर रहे हैं इसके लिए। अब देखो क्या सिर्फ भारत और फ्रांस सदस्य नहीं, पहले क्या था ना, इसकी जो सदस्यता थी वो सीमित थी, कि वो जो कर्क रेखा और जो आपके मकर रेखा के बीच में आने वाले देश वो इसके सदस्य बनेंगे, लेकिन अब इसको फैला एक्सपेंशन कर दिया इसका, यूएन के सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, ठीक है, जो यूएन में सदस्य हैं ना वो सभी इसके भागीदार होंगे, तो ये भी याद रखोगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को भूलनी नहीं चाहिए। इंटरनेशनल सोलर, अच्छा शुरू कब किया गया था इसको, कब शुरू, पेरिस क्लाइमेट चेंज जब हुआ था ना, पेरिस समझौता हुआ था, ठीक है, 2015 में, उस टाइम पे हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था इस चीज को शुरू करने का, ठीक है, ये थोड़ा याद रहेगा। दूसरा एक चीज याद रखो, यहां पर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुई थी, देखो ये पेरिस वाला कोप कौन सा था, कोप 21, ठीक है ना, कोप 21 हुआ था 2015 में, उस टाइम पे ये शुरू किया गया था। एक देखो इसके द्वारा ना एक समिट की जाती है जिसको बोलते हैं विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ठीक है, शिखर सम्मेलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। ये जो है आपका किसके द्वारा इशू किया, अगर यूपीएससी पूछ ले कि इसको कौन करवाता है तो आइए से आंसर होगा इसका, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा ये चीज करवाई जाती है। देखो एक कॉन्सेप्ट है, ये काम किस पे करता है, देखो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वर्ल्ड ग्रिड, मतलब ये है इसका कि देखो क्या ये लोग बात ये कहते हैं कि देखो सब लोग आपस में मिलके ना, जितने भी विश्व के कॉन्टिनेंट हैं, देश हैं, आपस में मिलकर हम लोग एक ऐसा ग्रिड बना लेते हैं जिसमें हमारी सोलर एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती रहे, ठीक है, किस जहाँ पर कम है वहाँ पर हम ज़्यादा भेज सकें सौर ऊर्जा, ताकि वहाँ के लोग जो है जीवाश्म ईंधन का कम इस्तेमाल करें और रिन्यूएबल एनर्जी जो है, नवीकरणीय ऊर्जा जो है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो सके। ये मुख्यतः फोकस करता है सौर ऊर्जा पर। क्लियर है भाई, चीजें याद रहेंगी, गलती तो नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट और है आपको बता देता हूं, ठीक है, वो ये है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं यहां पे, डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसलिए लिखा रहा हूं, कुछ भी चीज विदाउट इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करता उसका, ठीक है। अब देखो इसके लेकर ना थोड़ी 3-4 कंफ्यूजन रहती है बच्चों को लेकर, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए बता रहा हूं। देखो पहले तो इसका मतलब समझ लो क्या है ये, कार्बनिंग का विपरीत वर्ड है डीकार्बनाइजिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब जो आपका परिवहन है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है, आपको भी पता है, तो उसको इतना बेहतर बनाना कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो जाए, बस जो आपका परिवहन है ना उसको डीकार्बनाइजिंग कर देना, ठीक है, उसको विकार्बनीकृत कर देना ताकि उसमें कार्बन का उत्सर्जन कम हो, ये है कहानी सारी, ठीक है। अब इसके लिए कुछ कुछ प्रयास किए जा रहे हैं तो वो आप देख लो, ठीक है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है।
सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो कि इंटरनेशनल स्तर पर इसको लेकर क्या प्रयास है। ठीक है, DTI, ठीक है, एक तो है DTI, इसका फुल फॉर्म बोल देता हूँ मैं, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, और एक है DTEE। ठीक है, इसको बोलते हैं डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमेजिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर। ठीक है, तो ये दोनों इनिशिएटिव किए जाते हैं। इसमें मतलब इसमें सपोर्ट है किसका किसका, वर्ल्ड बैंक का भी इसमें सपोर्ट रहता है। ठीक है, और आपके जो हैं यूरोपियन यूनियन है वो भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और काम मैंने बता दिया है, कार्बन जो न्यूट्रल मोबिलिटी है, देखो वर्ड याद रखो, मोबिलिटी। मोबिलिटी कहाँ यूज होता है, जो आपका परिवहन है। ठीक है, परिवहन जो है वो कार्बन उसमें नहीं होना चाहिए ज़्यादा इमिशन, ये बात मैं बता रहा हूँ। और ये जो वर्ल्ड के जो प्रोग्राम है ना, ये वाला जो मैंने आपको बताया DTI और DT, ये ज़्यादातर फोकस पता है कौन से देशों पे है, ये इसलिए ये बताया क्योंकि इसमें भारत भी है। भारत, अर्जेंटीना, पॉपुलेशन ज़्यादा है ना भारत में, इसलिए थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अजरबैजान, ठीक है, भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को, इन देशों पर ये इनिशिएटिव फोकस्ड है। ठीक है, याद रखेंगे डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव है, और ये नाम थोड़े से लिख लेना बस, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट आ जाए वहां पर थोड़ा समझ जाना कि कहानी परिवहन को न्यूट्रल करने की हो रही है कार्बन को लेकर। ठीक है, अब इसमें देखो एक संस्था है इंटरनेशनल, जो है आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, इसके बारे में देख लो, मैं बताता हूँ ये क्या है। ये ज़्यादातर प्रयोग शुरू करती है। ठीक है, इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्ट फोरम है ये एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन। किसके तहत है ये, OECD। ठीक है, OECD के भीतर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD है ना, इसके बारे में पढ़ाया था मैंने आपको IR में, उसके तहत ही ये एक अंतर सरकारी संगठन है, पहले तो ये याद रखो। दूसरा, जो विश्व के सभी परिवहन है ना, परिवहन जो मॉडल है उनके लिए एकमात्र संगठन है ये। ठीक है, परिवहन को लेकर जो वर्क करता है एकमात्र संगठन है ये। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखोगे। दूसरा, भारत जो है 2008 से ही ITF का सदस्य है। अगर यूपीएससी पूछे क्या भारत सदस्य है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, ये याद रखेंगे, इसको लेकर गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने मेरा उद्देश्य आपको बता दिया। एक जो अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें रिलेटेड एक इनिशिएटिव याद रखना है उसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, वो देख लो। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, एशिया के लिए परिवहन पहल। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में मैं लिख दूं या हिंदी में आप देख लो इसको। इसको बोलते हैं NDCTIA, ये है TIA। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली, देखो इन्वायरमेंट में तो देखो करना ही पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी यही सब पूछता है, करें क्या आप। ठीक है, इंटरनेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, छोड़ना नहीं है, कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। कंट्रीब्यूशन, और ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। ठीक है, ये TIA का फॉर्म आ गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, अगर आप देखोगे ना, ये काम तो वही करता है ये। ठीक है, इसमें यह परियोजना देखोगे अगर आप 2020 से लेकर 24 तक 3 देशों पर फोकस करती है, भारत, वियतनाम और चीन। ठीक है, ये देश याद रखने भाई, 3 देश। ठीक है, भारत, वियतनाम और चीन। काम तो वही है जो मैंने बताया आपको। ठीक है, इसमें काम वही करती है, ये परिवहन को लेकर जो है, मतलब जो है आपका परिवहन में कार्बन को कम करने का काम करती है। ठीक है, तो बस याद, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन जो फैक्ट बनता है इंपॉर्टेंट, भारत में इस परियोजना को क्रियान्वयन करने वाली इकाई कौन सी है, वो है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है क्रियान्वयन भागीदार भी है इसमें, और इवन भारत में इस चीज को, इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट भी करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे भाई, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, एशिया के लिए परिवहन पहल, इसका हिंदी नाम है। अगर आप हिंदी लिखना चाहो वो भी लिख लो। कौन से देशों में है, इन 3 देशों में। काम मैंने बता दिया है, उसी से जुड़ा हुआ, पिछली स्लाइड से जुड़ा हुआ टॉपिक है। भारत में कौन सा क्रियान्वयन भागीदार है, नीति आयोग है, खत्म कहानी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई,
देखो भाई, मेंटोरशिप प्रोग्राम अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। देखो, आपकी स्टैटिक की तैयारी ना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक है। स्टैटिक का अगर पोर्शन अच्छे से आप लोगों को करना हो, सब्जेक्टिव फॉर्म के जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी नहीं छोड़ते हम, ठीक है। जो बच्चे मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं, प्रीलिम्स में 130 नंबर का टारगेट रखा है, मेंस में लगभग 820 प्लस का नंबर का टारगेट है, जिससे आपका सिलेक्शन मिस नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली आप बहुत बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए लाइट आई से 20 से 30 जितने भी बच्चे बैठते हैं 2024 में, 23 में, 25 में, तो वो मैक्सिमम सिलेक्शन 100% रेशियो रखना है मुझे, ठीक है, 100% सिलेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए इस प्रोग्राम में वर्क किया जा रहा है। आप स्लो रहेंगे तो आपको दिक्कत रहेगी बाद में। अगर बाकी मेरा काम आप लोगों को कहना है, करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए भाई, कुछ चीज़ें आगे के लिए देखते हैं। देखो, कार्बन व्यापार को लेकर मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी से इलेबरेट फॉर्म में पढ़ लेते हैं इसको। कार्बन ट्रेडिंग को लेकर, ठीक है, क्या चीज़ है ये, कहानी है क्या। सबसे पहले 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था उसमें ये शुरू किया गया था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में आरंभ, ठीक है। कार्बन ट्रेडिंग जो है क्योटो प्रोटोकॉल में शुरू की गई थी, ठीक है। लागू कब हुआ ये क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में, 2005 में। तबीयत जब ठीक नहीं होती ना, आपको बड़ी दिक्कत होती है रिकॉर्ड करने में, तो मेरे साथ वही कुछ हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें ना एक वर्ड है, अगर मान लीजिए यूपीएससी पूछ ले कि सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। अच्छा, सबसे पहले तो कार्बन ट्रेडिंग समझ लो। मैं आपको एक चीज़ फिर से अब इसको अच्छे से बता देता हूँ। देखो भाई, देखो जैसे मान लीजिए यूरोप का कोई देश है, जैसे भारत है मान लीजिए इसमें एशिया में, और हम दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे भारत है, अब भारत एमिशन, मान लो भारत को एमिशन करना है 100 यूनिट है, मतलब एग्जांपल के फॉर्म में देख लो कि 100 यूनिट से ज़्यादा आप कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर सकते, ठीक है। भारत के पे भी ये सीमा है, और यूरोप का कोई देश है जैसे मान लीजिए यूके, तो इस पे भी सीमा है कि आप 100 यूनिट से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब एमिट नहीं कर सकते कार्बन, ठीक है। ये एक सीमा बना दी मान लो। तो भारत ने क्या किया कि थोड़ा अपना अच्छा बेहतर परफॉर्म करके ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 70 यूनिट्स ही आपने यूज़ की, ठीक है, बाकी हमने बचा लिया, ठीक है। 30 यूनिट हमने सेव कर लिया। तो ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटेन को लगा कि मेरा तो बहुत ज़्यादा हो गया, 130 यूनिट हो गया, तो ब्रिटेन क्या करेगा, भारत से ये 30 यूनिट खरीद लेगा कि आप हमें दे दो, हम आपको क्या देंगे, आपको फंडिंग दे देंगे, जितने का आपका है ट्रेड कर लेते हैं इसको। इसके लिए आजकल स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज बन चुके हैं इन चीज़ों को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आप देखो, ये तो कहानी समझ में आ गई, ये है कार्बन व्यापार और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी देश ऐसा है जो कम कर रहा है, वो अपनी यूनिट्स को किसी अन्य देश को बेच सकता है, ठीक है। एक चीज़ और समझो यहाँ पर, इसमें एक वर्ड यूज है, जैसे मैंने बोला कि एक्सचेंज में इनका ट्रेड होता है, तो एक वर्ड यूज होता है जो यूपीएससी पूछ सकता है प्रीलिम्स में, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। अगर यूपीएससी पूछे कि ये न्यूज़ में रहता है, ये है क्या, तो कार्बन व्यापार से जुड़ा हुआ एक टर्म है, ठीक है। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जो है ये जारी किया जाता है इन कंपनियों को, जिसने ज़्यादा वो कर दिया है तो फिर ये खरीद लेते हैं, ठीक है। इनसे ये भारत को, मान लीजिए ये जारी करेगा, भारत को जिएंगे, तो ये लोग इस जो ब्रिटेन है इसको खरीद लेगा, इन 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 चीज़ों को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पर उसका फ़ायदेमंद हो जाएगा, तो फिर दोनों का काम हो जाएगा, ठीक है। भारत में इसी को लेकर एक इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट है वो जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो वही होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। किसने ज़्यादा की है, किसने कम है, वो चीज़ें भारत में हो जाती है। बट इस टर्म को याद रखना, मैंने आपको कार्बन व्यापार जो है वो बहुत आसानी से हर शब्दों में समझा दिया, ठीक है। याद रखेंगे आप इसको लेकर चीज़ें, क्या होता है कार्बन ट्रेड और किस तरह से इसको ये देश अंजाम देते हैं। एक ना ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना है, शायद मुझे लगता है पॉलिटी में मैंने करवाई थी या नहीं करवाई थी, जल्दी से बता देता हूँ एक लाइन में। ग्रीन एग प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्रीन एग प्रोजेक्ट, एग का मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, ग्रीन एग प्रोजेक्ट ही बोलेंगे इसको, ठीक है, ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना, ठीक है। अब ये है क्या, सबसे पहले अगर आप देखें भारत की परियोजना है ये, इसके अंदर क्या है, कृषि संबंधी जो गतिविधियां हैं, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कमी है, तो ठीक है, इस परियोजना को चलाया गया है। एक तो ये याद रखोगे आप लोग। दूसरी बात ये है कि इस परियोजना को लेकर जो फंडिंग है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा की जा रही है, बस ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मैंने अभी आप लोगों को बताया था, वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा, उसके द्वारा इसका फंडिंग किया जा रहा है। अगर पूछ ले कि इस परियोजना में भागीदार कौन कौन है भारत के साथ, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, तो ये कुछ संस्थाएं हैं, ये भी याद रखना। FAO, इसके बारे में आप लोग याद रखते होंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और भारत का पर्यावरण मंत्रालय तो है ही है,
ठीक है, साथ में मैंने आपको क्या बताया है अभी ऊपर, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, भारत में अगर पूछ ले यूपीएससी कि भारत में जो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का, सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है, दूसरे नंबर पर कहां से हो रहा है, तीसरे नंबर पर है, तो सबसे पहला जो होता है ऊर्जा सेक्टर से। ठीक है, एनर्जी जो हम लोग बनाते हैं, पावर सेक्टर जो होता है, वहां से हम लोग बहुत सारा कोयला जलाते हैं, इसलिए वहां से सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है कार्बन का। दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो उद्योग है, इंडस्ट्री है, और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है कृषि, एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी पूछ चुका है, मुझे लगता है इसको लेकर सवाल और पूछेगा, तो ये भूलना नहीं है, पहले पे दूसरे पे किसी और को रख देगा, तो सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले एनर्जी सेक्टर, दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री, तीसरे नंबर पर एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। पराली के बारे में जानते हैं आप लोग क्या होती है? ठीक है, पराली दहन को लेकर, ठीक है, ये तो आप लोग अच्छे से समझते हैं, इसको समझाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ एक लाइन में। आपको पता है ना कि जो धान और गेहूं की फसलें होती हैं, जब इनकी कटाई हो जाती है ना, तो कुछ कुछ डंठल इनके शेष रह जाते हैं, कुछ अवशेष बच जाते हैं, तो उसको किसान क्या करते हैं कि अब उनको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उनको जला देते हैं। तो वो जलाने से क्या होता है, जो दिल्ली में हवाएं उस टाइम पर चल रही होती हैं, तो दिल्ली में आकर हवा रुक जाती है, तो दिल्ली में सर्दियों में कहीं ना कहीं पर जो पॉल्यूशन का लेवल है, प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। तो चिंता की बात तो है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है ये। तो ये तो समझ में आ गया पराली दहन होता क्या है। अब देखो, पराली को दहन को नियंत्रित करने के लिए ना कुछ तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। जल्दी जल्दी नाम बस लिख देता हूं। एक तो याद रखो, पूसा बायो डिकम्पोजर, पूसा बायो डिकम्पोजर। ठीक है, अगर पूछे क्या है ये, कुछ नहीं है, एक कैप्सूल होता है। ठीक है, एक कैप्सूल है जिसको पराली पर फेंक देते हैं ना, तो पराली जो है कहीं ना कहीं पर एक लिक्विड में तब्दील हो जाती है, एक तरल में तब्दील हो जाती है, जिससे वो मिट्टी में मिल जाती है, तो उसका कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तो ये पूसा बायोडिकम्पोजर, अगर यूपीएससी पूछ ले क्या है क्या नहीं है, तो कैप्सूल है, बस याद रखना इसको। एक एंटी स्मोक गन है, एंटी स्मोक गन, ये पानी की बौछार करती है, कुछ नहीं करती है। एक बड़े क्षेत्र में पानी का स्प्रे करते हैं, तो जो हवा में धूल के कण होते हैं ना, हवा में धूल के कण, आपने देखा होगा दिल्ली के कई क्षेत्रों में लगा दी गई है ये। ठीक है, तो धूल के कण जो है वो कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो धूल के कण हवा में रहेंगे नहीं, तो सांस में दिक्कत होगी नहीं, पोल्यूशन बनेगा नहीं, समझ गए? तो एंटी स्मोक गन भी इसका एक उपाय है। तीसरा, हरित पटाखे। ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स इनको बोलते हैं। इनका पहले एक चीज याद रखो, इनका ना एक नाम और है, श्वास स्टार, श्वास स्टार सफल। बस फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। अगर यूपीएससी पूछे न्यूज़ में कि ये न्यूज़ में थे श्वास स्टार सफल, ये क्या थे, तो याद रखना ये हरित पटाखों की बात कर रहा है। ठीक है, अगर पूछ ले श्वास स्टार सफल न्यूज़ में रहते हैं, क्या है, हरित पटाखे हैं, पहली चीज़। दूसरी बात इसमें याद रखो कि इसके अंदर लिथियम, ठीक है, लिथियम और आपका जो है सीसा, बोरियम जो है, बोरियम जो है, लिथियम बोरियम सीसा, ये सब जो हैं आपके नहीं होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक भी नहीं होता है इसमें। ये जो रासायनिक केमिकल हैं ये नहीं होते हैं इसमें, नॉर्मल पटाखों में ये होते हैं, जिससे नुकसान होता है पोल्यूशन को लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे ये। और इसको बना कौन रहा है, नीरी एक संस्थान है भारत का। ठीक है, फुल फॉर्म बाद में देखेंगे इसकी, बताया भी था शायद, मुझे लगता है कुछ, जब मैंने राष्ट्रीय संस्थाएं थोड़ी बहुत बताई होंगी तब बताया था ये। तो ये जो संस्थान है शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत है ये इसको डेवलप कर रहा है। ठीक है, अब तो कर चुका है, हरित पटाखे आ चुके हैं भारत में। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, इसका बस ये याद रखना, श्वास स्टार सफल न्यूज़ में रहते हैं, ये है क्या। ठीक है, राष्ट्रीय वायु स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है, उसके बारे में भी पढ़ लो। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या है इसके बारे में देख लो। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम बोलते हैं इसको। पहली बात तो ये है कि शुरू कौन से मिनिस्ट्री के अंदर के तहत गया, तो पर्यावरण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया ये। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये प्रदूषण नियंत्रण का एक प्रोग्राम है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी पहल है ये। क्लीन एयर मतलब हवा को स्वच्छ करना है। ठीक है, क्या करना है इसमें, पहले तो याद रखो कि 2017 को आधार वर्ष लिया गया है, आधार वर्ष, बेस ईयर है 2017। ठीक है, इसके तहत, और इसमें क्या करेंगे कि आने वाले 5 वर्षों में हम लोग जो PM10 और PM2.5 होता है ना, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं इसको, PM10 PM2.5, छोटे छोटे कण होते हैं ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, PM10 और PM2.5 इसका जो उत्सर्जन है,
ठीक है, इसकी सांद्रता जो है इसको कम से कम 20% तक कम करना है आने वाले 5 वर्षों में। ठीक है, कम करना है। 2017 को बेस ईयर माना, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। ये तो कई पीसीएस में पूछा जा चुका है, इसका आधार वर्ष क्या है, इसका आधार वर्ष क्या है। ठीक है, सवाल इसी पे बनता रहा है। अभी के लिए इसको 102 नॉन अटेनमेंट शहरों में लागू किया गया है, जहां पर दिक्कत ज़्यादा है वहां पर इसको अभी लागू किया गया है। तो अगर पूछ ले यूपीएससी कि क्या पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया, तो नहीं, अभी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इसको। और इसका जो मेन, अब देखो पर्यावरण मिनिस्ट्री के तहत कौन देख रहा है इसको, सीपीसीबी। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो इसका क्रियान्वयन इकाई है, वो देखेगा इसका सारा सिस्टम क्या हो रहा है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया रिपीट करके सुन लो वीडियो को। जल्दी भाई आगे से देख लेते हैं। अब देखो भाई एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको पता है प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, तो प्रदूषण को नियंत्रण करने की तकनीकें, यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछ चुका है, लेटेस्ट 2-3 साल में बहुत सारे सवाल पूछे, इसलिए नाम जल्दी जल्दी बताता हूँ। प्रदूषण नियंत्रण तकनीक्स, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण की जो तकनीकें हैं उनका नाम बस बता देता हूँ, याद रखना ताकि समझ में आ जाएगा। देखो, एक है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, डीसल्फराइजेशन। देखो भाई, कोई बच्चे ना अभी इन्वायरमेंट को लेकर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट तो ऐसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, नाम ऐसे ही होते हैं, क्या करें हम, यूपीएससी पूछ भी रहा है पेपर में। आप देखिए इन्वायरमेंट के 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, छोड़ दोगे क्या इस सेक्शन को? नहीं छोड़ पाओगे, तो पढ़ना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, पेपर जब पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट कभी, तो कोर्स ज्वाइन कर लेना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये सब क्लैरिटी से बता देंगे एक एक चीज़। इवन जो बच्चे मेंटोरशिप प्रोग्राम में हैं उनको भी कन्फ्यूजन कुछ रहेगा नहीं इन्वायरमेंट में। ठीक है, ज़्यादा फोकस है उस पर। चलो भाई, तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए जो विद्युत संयंत्र हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे विद्युत संयंत्र मतलब सकते हैं पावर जो यूनिट्स हैं उनके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जीवाश्म एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, विद्युत। ठीक है, विद्युत संयंत्रों में पहले एक सेकंड में लिख देता हूँ। विद्युत जो संयंत्र हैं इनके अंदर क्या होता है कि जब हम बिजली बनाते हैं ना इनमें, तो हम लोग उत्सर्जन करते हैं SO2, सल्फर डाई, जो ये है सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसको कम करना, ये यहाँ से उत्सर्जित होती है। तो हम क्या करेंगे, इस टेक्निक के माध्यम से ऐसा फिल्टर लगा देंगे कि इसका उत्सर्जन ना हो। ठीक है, या फिर इसका उत्सर्जन जो हो रहा है उसको अलग कर दें, पृथक कर दें। ठीक है, ताकि हम उसका फिर बाद में अलग से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन अगर यूपीएससी पूछे कि न्यूज़ में रहता है, तो क्या है, प्रदूषण की नियंत्रण की तकनीक है। कुछ और लिख देगा चीज़ें ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, इसमें एक और टेक्निक है, उसको भी याद रख लो, उसको तो लेकर सवाल पूछ चुका है यूपीएससी। थोड़ा नाम अजीब सा है, लिख लो पहले, चयनात्मक उत्प्रेरक अपचयन। ये यूपीएससी के ऑप्शन प्री में पेपर में पूछा जा चुका है, 2018-19 का क्वेश्चन है जिसमें यूपीएससी ने पूछा था। इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख दो। ठीक है, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, तो ये जो है यूपीएससी ने पूछा था, ये न्यूज़ में रहता है, क्या है ये? ठीक है, तो वही है, प्रदूषण के नियंत्रण की तकनीक है, और क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देती है ये, और अमोनिया का इस्तेमाल करती है। ठीक, बस इतना भी अगर आप ना जानो तो जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि प्रदूषण की नियंत्रण की तकनीक है। ठीक है भाई, याद रहेगा, चला जाए आगे। ठीक है, ये 2 टेक्निक्स का नाम आप लोग याद रख लेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी। देखो भाई, अब एक ना, देखो एक समझ लो, अमोनिया पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है आजकल ना, इसको लेकर बड़ा न्यूज़ में भी बना रहता है। तो अमोनिया गैस के बारे में चीज़ें थोड़ी देख लो, अगर सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस पे। ठीक है, तो ये देखो अमोनिया है क्या, सबसे पहले इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें देख लो, कहाँ से उत्सर्जन होता है, क्या चीज़ें हैं, तो याद रहेगा आपको। देखो, एक तो ये देखो कि ये रंगहीन और क्रियाशील, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ये रिएक्शन करती है। ठीक है, तो अत्यधिक अभिक्रियाशील और घुलनशील क्षारीय गैस है, रंगहीन क्षारीय गैस है ये। एक होता है अम्लीय गैस, एक होता है क्षारीय गैस, तो नाम याद रख लो, यूपीएससी ऑप्शन में लिखे तो याद रहेगा। ठीक है, दूसरा, नाइट्रोजन जो चक्कर होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है ना, आपको पता होगा, मिट्टी से नाइट्रोजन का बनना फिर करना, वो सब चीज़ें होती हैं। तो नाइट्रोजन चक्कर का ये एक प्रमुख घटक है अमोनिया। ठीक है, पढ़ेंगे आप इन्वायरमेंट में तो आपको पता होगा बेसिक, अब उतना नाइट्रोजन साइकिल समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरी बात ये है, जिसकी अगर मान लो ये ज़्यादा है ना, तो पारिस्थितिक की जो तंत्र है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, वो प्रभावित होता है इससे। ठीक है, तो याद रखना है, नुकसानदायक गैस है ये। दूसरा, एक चीज़ और देखो,
इसको कम तापमान पर गैसीय रूप में या तरल रूप में संगठित किया जा सकता है, मतलब इसको संग्रहित करके रखा जा सकता है, स्टोर कर सकते हो आप इसको, ठीक है, अमोनिया को, ठीक है। तापमान कम होना चाहिए, तो दोनों तरीके से, चाहे वो आप सॉलिड फॉर्म में कर सकते हो या लिक्विड फॉर्म में आप इसको स्टोर कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर यूपीएससी पूछे क्या ये शरीर में प्राकृतिक तरीके से उपस्थित होती है क्या, तो बिल्कुल सही है, शरीर में प्राकृतिक रूप से होती है ये, ठीक है, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से शरीर में उपस्थित होती है अमोनिया। काम क्या करती है, ठीक है, किडनी द्वारा जो एक ना कई बार किडनी द्वारा कुछ लिक्विड उत्सर्जित किए जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल होती है अमोनिया, ठीक है। तो शरीर में अपने प्राकृतिक तरीके से ये आती है, अपना काम करके चली जाती है, ठीक है। दूसरा, आप सोचो कि अमोनिया के उत्सर्जन का, फिर से मैं पूछूं, अगर यूपीएससी पूछे सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो एग्रीकल्चर, फिर से एग्रीकल्चर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो कृषि से सबसे ज़्यादा अमोनिया का उत्सर्जन होता है, जिसमें पशुपालन वगैरह भी शामिल होते हैं, या उर्वरकों का जो उपयोग है ना, आप देखेंगे फर्टिलाइजर के लिए अमोनिया का इस्तेमाल होता है, अगर आपको पता हो, ठीक है। जो उर्वरक बनाए जाते हैं उसमें अमोनिया का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, jैसे औद्योगिक रसायन के रूप में इसमें इस्तेमाल किया जाता है, मैंने बता ही दिया है कि जो फर्टिलाइज़र है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक फैक्ट और लिख लो यहाँ पर, अगर पूछ ले कि भारत में अमोनिया का हॉटस्पॉट क्या है, कौन सा एरिया है, तो आप याद रखेंगे सिंधु गंगा का जो मैदान है, सिंधु गंगा का जो मैदान है वो भारत में अमोनिया का हॉटस्पॉट है। और ये क्यों है, अब यहाँ से आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये वही क्षेत्र है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर करते हैं ना इसी क्षेत्र में, तो बस वही है, इसी वजह से ये इसका हॉटस्पॉट है। याद रखोगे भाई, अमोनिया को लेकर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन लिखेगा यूपीएससी तो आप गलत नहीं करोगे, इसको याद रखना है। चलिए भैया आगे देख लेते हैं। अगर पूछ ले यूपीएससी कि भारत नहीं, विश्व में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कौन करता है, तो भारत करता है। ये अच्छी बात नहीं है, नुकसानदायक बात है। भूजल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है, भारत। इसको लेकर 2 बॉडीज़ हैं, निकाय हैं, वो भी देख लो, यूपीएससी सवाल पूछा था 2021 में, ठीक है। तो ये देखो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, एक तो ये है, ठीक है। इसको हिंदी में मैं नाम बोल देता हूँ, लिख लेना, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण, ठीक है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। और एक और है सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो ग्राउंड वाटर के लिए बनाया गया है, ठीक है। यूपीएससी ने सवाल पूछा था ये कौन से अधिनियम के तहत गठित किया गया है, तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ना हमारा 1986 का, उसके तहत गठित किया गया था ये, ठीक है। तो विधिक बॉडी हुई कि नहीं हुई, अगर इस अधिनियम के लिए गठित की गई तो कौन सी बॉडी हुई है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी हुई, कानूनी इकाई हुई। दूसरा, आप एक चीज़ और सोचो, काम क्या है इसका, ये क्या करता है, देश में जो भूजल संसाधन है ना, ग्राउंड वाटर के जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उसका प्रबंधन करता है, विनियमन करता है, रेगुलेशन भी देखता है, फाइन वगैरह भी लगाता है ये कई बार, ठीक है। तो ये रेगुलेशन और प्रबंधन देखता है, ये क्लियर हो गया। दूसरा देख लें आप जल्दी से, ये अगर आप देखोगे तो ये आपका मिलता है जल शक्ति मंत्रालय, जो है जल शक्ति मंत्रालय का संबंध कार्यालय है। संबंध कार्यालय मतलब अटैच्ड ऑफिस, ठीक है। तो ये एक पहला फैक्ट इसके बारे में याद रखेंगे, जो केंद्रीय जल आयोग है। और ये काम क्या करता है, कुछ नहीं करता है, ये योजनाएं बनाता है कि राज्य सरकारें किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगी, ग्राउंड वाटर का, बाढ़ के पानी का, ठीक है। ये केंद्रीय जल आयोग है, ये ग्राउंड वाटर है, तो ये ग्राउंड वाटर पर इसका फोकस ज़्यादा रहेगा। ये नॉर्मल जल को भी लेकर भी चीज़ें बात करेगा कि नदियों के जल का कैसे इस्तेमाल करना है, बाढ़ नियंत्रण कैसे करना है, सिंचाई कैसे करनी है, ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पर इससे संबंधित योजनाएं बनाने का काम कौन करता है, केंद्रीय जल आयोग। याद रखेंगे भाई, जल्दी से आगे देखते हैं। देखो भाई, अब अपशिष्ट को लेकर चीजें हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसको लेकर, ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट को लेकर, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर चीजें देख लेते हैं जल्दी से। प्लास्टिक वेस्ट सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का एनवायरनमेंट में, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट, अब आपको पता ही है ना, प्लास्टिक अपशिष्ट है और क्या है, कितना सारा प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है वो, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो 2016 में ना प्लास्टिक को लेकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम आए थे, रूल्स आए थे 2016 में, हालांकि इनको 2018 में अमेंड भी किया गया था, बट थोड़ा थोड़ा देख लो जल्दी जल्दी, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है। इन रूल में पहली बात ये कही गई थी कि जो न्यूनतम मोटाई है ना, न्यूनतम जो मोटाई है प्लास्टिक के बैग की, वो 50 माइक्रोन होनी चाहिए, माइक्रोन। अब मैं बता देता हूँ इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, क्यों इतनी मोटाई रखी। देखो, अगर न्यूनतम मोटाई ज़्यादा रखेंगे ना, तो प्लास्टिक का जो बैग है ना वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा।
और महंगा हो जाएगा तो आपको पता है आजकल दुकानदार क्या बोलते हैं कि प्लास्टिक का बैग चाहिए तो भाई 5 रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो लोग कहते हैं कि कौन एक्स्ट्रा 5-10 रुपये दे, तो हम लेंगे ही नहीं। तो नहीं लेंगे तो इसका मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो जाएगा। समझ में आई कहानी? सरकार बहुत माइंड गेम खेलती है। दूसरा यहाँ पर देखो कि पहले क्या था ना, जो प्लास्टिक नियंत्रण के लिए ना सिर्फ शहरों पर जिम्मेदारी डाली गई थी, अब ना ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया। ये यूपीएससी ने ऑप्शन में पूछा भी था, ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है इसको विस्तारित कर दिया गया है अब। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारी किसकी लगाई है? प्लास्टिक के प्रबंधन की ग्राम सभा की। ठीक है, ग्राम सभा अब इसका चीज़ें देखेगी। एक तो ये, तीसरी चीज़ ये देखो, इसमें एक टर्म है जिसका यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, देखो मैं लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ और इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर हिंदी में बोल दूंगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वर्ड। देखो हिंदी में भी लिख देता हूँ, ये है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। तो यूपीएससी ने पूछा था कि ये न्यूज टर्म में रहता, मतलब न्यूज में रहती है ये टर्म। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लायबिलिटी किससे संबंधित है? सवाल देखो यूपीएससी ने कैसे फॉर्म किया है, ये न्यूज में रहता है। बताइए किससे संबंधित है? प्लास्टिक वेस्ट रूल्स से थे, सब रूल्स लिखे हुए थे। बायोमेडिकल वेस्ट थे, ई वेस्ट थे, उससे रूल से। बंदे को क्या यार अंदर ध्यान में पढ़ोगे तभी याद रहेगा ना ये। तो इसके अंदर क्या कहानी है? देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो प्लास्टिक बना रहा है ना, जो उत्पादक है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको नष्ट कैसे करना है। ये कहानी है बस। ठीक है, तो इस रूल्स में कहा गया था कि उत्पादक की ये जिम्मेदारी है कि भाई आप जो है, जो भी आपके वेंडर्स हैं जिनको आप प्लास्टिक बेच रहे हो, उनका आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए। फिर आप पता करोगे कि उन्होंने प्लास्टिक को कहाँ यूज किया है, कैसे नष्ट किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी ये। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पर यूपीएससी ने एक बात बोली थी कि ये पूछ लिया था ये टर्म। एक पॉइंट और देख लो, जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह, इनको तो रोक ही दिया प्रॉपर कि आप जो है प्लास्टिक की जो कैरी बैग है इसकी बिक्री करोगे ही नहीं। ठीक है, बाकी तो और चीज़ें बोली थी, जैसे सड़क निर्माण के लिए जब हम लोग सड़कें बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक का, ये बातें बोली गई थी। जल्दी से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो प्लास्टिक्स अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ना कुछ देखो नियम आए हैं 2022 में, है ना, सरकार लाई थी, तो इसलिए मैं अपडेट कर देता हूँ यहीं पे। ठीक है, यहीं पर अपडेट कर देता हूँ। देखो 1 जुलाई 2022 से जो एकल उपयोग प्लास्टिक है ना, उसका निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री, उपयोग सब पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने। तो ये डेट याद रख लेना, स्टेट पीएससी में सीधा पूछ लेगा, हो सकता है यूपीएससी भी पूछ ले, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इससे बंद हो चुका है। एकल उपयोग प्लास्टिक क्या होता है? जैसे आपने प्लास्टिक की कोई बोतल ली है ना, पानी पीने के लिए बिस्लेरी की बोतल ली आपने इस्तेमाल किया, फेंक दिया, एक ही बार इस्तेमाल हुआ उसका, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार कहती है बकवास है ये, वर्ल्ड स्तर पर भी इसकी बहुत आलोचना होती है कि आप एकल इस्तेमाल कोशिश करो ना, कम से कम उसका दोबारा से तो इस्तेमाल हो। एक बार प्लास्टिक की बोतल बनी, उसका कई इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब पुनर्उपयोग होना चाहिए, उसका रिसाइकलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो पुनर्उपयोग अगर नहीं है तो फिर उस तरह का प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो रहा है उसको बंद कर दो, बस खत्म कहानी, नुकसानदायक है ये। ठीक है, ये देखो ये टर्म आ गया। देखो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लायबिलिटी को भी अनिवार्य बनाना है, फिर से, ये पहले 2016 में भी थी, फिर भी इसको और ज़्यादा सरकार ने इस पर फोकस किया है। ठीक है, अब देखो भारत के क्या क्या प्रयास है इसको लेकर। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट जो है, ठीक है, एशिया में अपनी तरह का पहला प्रयास है। सवाल पूछ सकता है यूपीएससी इसको। ठीक है, काम क्या है? बस वही प्लास्टिक का इस्तेमाल को कंट्रोल। अगर यूपीएससी पूछ ले कि प्रकृति शुभंकर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं पर अगर आप देखोगे तो जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक से रिलेटेड या स्थायी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए, कहीं ना कहीं पर जागरूकता के लिए प्रकृति शुभंकर हम लोगों ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट रीप्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट रीप्लान सिर्फ यूपीएससी पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये इसके द्वारा शुरू किया गया है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है ये इसके द्वारा शुरू किया गया है, और इसका काम सिर्फ प्लास्टिक की थैलियों की खपत को कम करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपका प्लास्टिक प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने अपडेटेड चीज़ें साथ में ऐड कर दी है ना, तो अब आपको प्लास्टिक को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जब हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो ई वेस्ट को भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, ई वेस्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। पहले बताइए ई अपशिष्ट होता क्या है? कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, फ़ोन इस्तेमाल करते हो, इनको ख़त्म, जब इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, टूट जाते हैं मान लो कई बार, तो वो तो अपशिष्ट तो बन ही जाता है ना। उस इनके अंदर पता है आपको कितने जो है जहरीले केमिकल्स होते हैं?
तो इनका तो नियंत्रण करना जरूरी है ना, इसका कहीं ना कहीं पर तो इसको खत्म करने की एक जगह होनी चाहिए ना, कि अच्छे से इनका इस्तेमाल हो और इनको अच्छे से प्रॉपर इनको नष्ट किया जाए। ठीक है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखो, सबसे ज़्यादा ई वेस्ट कौन करता है? पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारा भारत है। ठीक है, ये 3 देश हैं जो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट का उत्सर्जन करते हैं। सेक्शन ये आपका सीक्वेंस जो है वो आप याद रखोगे, वरना सच में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब जल्दी से इसके भी 2016 के रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भी 2016 में रूल्स आए थे। अब इसमें ना जो वर्ड यूज हुआ है वो देख लो, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, PRO। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप पूरी वो लिख लेना। ठीक है, PRO, इसके बारे में बात की थी, उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वर्ड यूज किए गए हैं जिसके अंदर उपभोक्ता, विघटन वगैरह जैसे सभी हितधारक जो हैं उसमें शामिल किए गए हैं। इसमें भी कहानी वही है कि उत्पादक पर ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी गई है। ठीक है, जो बना रहे हैं ना लैपटॉप वगैरह, जो कंपनियां कर रही हैं, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी डाली गई है। दूसरा, उत्पादक को एक बात बोली गई है कि भाई आप ही संग्रहण करोगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी को लैपटॉप बेचा, ठीक है, तो आप उनके साथ ये कांटेक्ट में रहोगे कि वो कब तक लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप उनको जो है, चाहे आप कोई पैसा दो, कुछ करो, आप उनसे ही लेकर और फिर आप ही अपनी तरफ से नष्ट करोगे उसको। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये है, एक स्कीम भी इसमें चला दी गई कि आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने बोला ना कि आप एक स्कीम चला दो, जैसे डिपॉजिट रिफंड स्कीम, जमा वापसी योजना। जैसे मान लीजिए, बता देता हूँ, बहुत आसान भाषा में चीज़ें बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप खरीदने गए, तो वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उत्पादक वो बोलेगा कि ठीक है, एक आप पे ना एक एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है आपसे, कुछ मान लीजिए 2000 रुपये ले लिए। ठीक है, तो आपसे बोला कि ये आपको तब वापस मिलेंगे जब आप ये यूज़ करने के बाद लास्ट में मुझे वापस कर जाओगे, मुझे भेज जाओगे, तो फिर आप अपने ये 2000 रुपये वापस ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा मुझे जमा करा दो, ताकि प्रोड्यूसर के पास बेचा हुआ लैपटॉप वगैरह या ई अपशिष्ट जो है वो खुद ब खुद चल के वापस आ जाए। तो अगर यूपीएससी पूछ ले कि डिपॉजिट रिफंड स्कीम कौन से रूल्स में शुरू किया गया था, तो याद रखेंगे भाई ई वेस्ट, दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए भाई, गुड। अब आपको बताता हूँ, यूपीएससी ने कुछ सवाल लेकर जो पूछे हैं उसके बारे में भी हम लोग, ई अपशिष्ट के बारे में इतना ही याद रखो। अब आगे हम लोग देखते हैं वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजी, वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, ये टेक्नोलॉजीज को लेकर, अब देखो इसका वेस्ट टू वेल्थ का मतलब क्या है, जो आपका अपशिष्ट है ना उसको इस तरह से बदल दो कि वो वेल्थ बन जाए आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा टर्म है, इसके लिए देखो कुछ टेक्नोलॉजी। अब यूपीएससी ने ना कई इसको लेकर सवाल बनाए, कुछ तकनीकें ऐसी हैं जो आपके वेस्ट को वेल्थ में बदल देती हैं। उन तकनीक का नाम भी देख लो और बताता हूँ किन पे सवाल पहले आ चुका है। देखो, सबसे पहले प्लाज्मा, जल्दी जल्दी नाम लिख लो, प्लाज्मा आर्क गैसीकरण प्रक्रिया, गैसीकरण प्रक्रिया। ठीक है, प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन प्रोसेस है ये। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, देखो क्या होता है, प्लाज्मा के भीतर ना जो आपका अपशिष्ट है उसको देखो, जनरली इसके अंदर क्या है, 3000 डिग्री जो आपका सेल्सियस है तापमान करके ना, जो भी आपका अपशिष्ट है उसको इतने ज़्यादा तापमान पर रखा जाता है, तो फिर वो क्या होता है पता है, सिन गैस में तब्दील हो जाता है। और सिन गैस इस्तेमाल हो जाती है कई जगह, विद्युत उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है, या फिर सीमेंट इंडस्ट्री जो है वहाँ पर सिन गैस का इस्तेमाल हो जाता है। तो क्या किया हमने, प्लास्टिक कह रहा हूँ, कोई भी अपशिष्ट है उसको 3000 जो आपका सेल्सियस पर, 3000 डिग्री सेल्सियस पर आपका तापमान पर गर्म किया उसको, और कहीं ना कहीं पर उसको हमने क्या कर दिया। अब ये वेल्थ हुई कि नहीं हुई, किया अपशिष्ट को गर्म और वेल्थ बन के निकला कि नहीं, सिन गैस के फॉर्म में निकल गया, तो बस कहानी खत्म। दूसरा बायोगैसिफिकेशन है, जैव गैसीकरण। ठीक है, जैव गैसीकरण है। अब इसमें क्या होगा, नाम से ये बायोगैस है, तो अपशिष्ट को इस तरह से रखेंगे, किस कंडीशन में, अवायवीय कंडीशन में। ये याद रखना, कई बार यहाँ पर वायवीय कंडीशन लिख देगा वो, अवायवीय स्थितियों में रखेंगे अपशिष्ट को, जिससे वो किस में तब्दील हो जाए, बायोगैस में। बायोगैस होती है ना गाँवों में, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बायोगैस में तब्दील हो जाए। और बायोगैस तो आपको कहीं भी इस्तेमाल कर लो, आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर लो, खाना वगैरह पकाने के लिए। ठीक है, कई जगह इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर लो, तो ये भी आपको याद रहेगा। तीसरा एक और देख लो जिस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा था, ये था ताप अपघटन। दोनों ही पूछे थे मुझे लगता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पायरोलिसिस। एक सेकंड, ये वो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये यूपीएससी ने पता क्या पूछा था पेपर में, कि ताप अपघटन और प्लाज्मा आर्क गैसीकरण, ये न्यूज में रहते हैं, क्या तकनीक है ये। ठीक है, तो ये अपशिष्ट को कहीं ना कहीं पर बेहतर बनाने के लिए वेल्थ में तब्दील करने की तकनीकें हैं।
ठीक है। ताप अपघटन में भी कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान पर 400 से 600 डिग्री सेल्सियस आपका जो सेल्सियस तापमान पर रखकर इसको गर्म करते हैं और वो कहीं ना कहीं पर एक पायरोलिसिस ऑयल तेल में तब्दील हो जाता है। अपशिष्ट जो होता है ना वो तेल में तब्दील हो जाता है, उस तेल का हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाम याद रख लो बस। ताप अपघटन की तकनीक क्या है, जैव गैसीकरण क्या है, प्लाज्मा आर्क गैसीकरण क्या है। ठीक है, तो याद रखना ये वेस्ट टू वेल्थ की तकनीक हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा। भारत में अभी कुछ समय पहले स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, एक तो ना स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, इसके तहत भारत ने 7 जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, बताता हूँ ये क्या हैं, इनको कहीं ना कहीं पर बैन करने के लिए इस सूची के अंदर डाल दिया था। ठीक है, 7 थे वो, मैं बताता हूँ क्या है ये कन्वेंशन क्या है और ये क्या है, इनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है वो क्या कहानी है, किसके लिए है वो। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो पीओपी से सुरक्षा प्रदान करता है ये, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अब ये क्या होते हैं, ये वो हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रदूषक इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो, ऐसे प्रदूषक जो लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक वातावरण में बने रहते रहें और हेल्थ वगैरह को नुकसान पहुंचाते रहें, उनको खत्म करना जरूरी है। इस कन्वेंशन के तहत विश्व को ये कहा गया कि आप इनको खत्म करने के लिए प्रयास करोगे। ठीक है, तो ये एक याद रखना, ये बाध्यकारी कन्वेंशन है। कई कन्वेंशन स्वैच्छिक होते हैं, फोर्सफुल नहीं होते, ये बाध्यकारी है कन्वेंशन, याद रखोगे इसको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, क्या भारत इसका सदस्य, ऑब्वियसली ऐसे कन्वेंशन में भारत होता ही है, 2006 से भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, याद रहेगा भाई ये कन्वेंशन। अब देखो, जो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो शायद यहीं पे रखा था वो स्लाइड का, ये देखो, ये हैं वो 7। पहले तो सबसे, अब आप में से क्वेश्चन आएगा सर ये याद रखने जरूरी है। देखो भाई, इसका ना थोड़ा दिमाग से इस्तेमाल करना है। अगर मान लीजिए यूपीएससी पूछेगा क्वेश्चन में कि न्यूज़ में रहे थे क्लोरेडिकॉन, ठीक है, या ये जो है हेक्सा ब्रोमोडिफिनाइल, ये न्यूज़ में थे, मान लो यूपीएससी पूछ ले तो क्या है ये, तो फिर कैसे आंसर करोगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे ईथर आ जाए वर्ड में, है ना, इस तरह से फिनाइल आ जाए, फिर ये भी ईथर देखोगे, ये फिनाइल है देखोगे, ये बेंजीन देखोगे, क्लोरोबेंजीन, इस तरह से डोडिकेन, बूटाडीन, इस तरह से बूटाडीन का रट्टा लगा रही है। ये थोड़ा सा वर्ड में ध्यान रखना, अगर इस तरह से कुछ आए तो क्या कहोगे आप, स्थायी प्रदूषक हैं ये। क्या बोलोगे, स्थायी जो है कार्बनिक प्रदूषक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। बस इतने में सवाल सही हो जाएगा, और आएगा सवाल इसको लेकर, मुझे लग रहा है, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा आजकल ऐसी चीज़ों पर ही फोकस कर रहा है। ठीक है भाई, स्टॉकहोम कन्वेंशन भी आप लोग याद रखेंगे। एक चीज़ और देख लो, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कुछ इंडेक्स को लेकर, ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक बताया था ना। एक और देख लो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो मैंने आपको बता ही दिया है, जलवायु परिवर्तन वाला कौन जारी करता है, जर्मन वाच वगैरह, और वो बताए थे। एक है आपका पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, ये है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको साथ साथ ही लिख लेना उसके, परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है येल विश्वविद्यालय, येल यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, ये जारी करता है, तो इसको वहीं पे लिख लेना, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वाच जारी करता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो भाई आगे देखते हैं। देखो एक और पढ़ लेते हैं जल्दी से, जो आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, CBD है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता पर सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन। ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं, जल्दी से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये कब अपनाया गया था। ठीक है, 1992 में पृथ्वी समिट हुआ था, बहुत सारे बच्चों को पता होगा जो सीरियस बच्चे हैं। ठीक है, उस दौरान उसका नाम था पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है ना, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, उस टाइम पे इसको अपनाया गया था। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय, ठीक है, बहुपक्षीय संधि है। कभी भी कोई भी कन्वेंशन पूछे ना तो उसका नाम जरूर पढ़ना है। देखो, जैव विविधता पर सम्मेलन काम क्या करेगा, जैव विविधता को सुरक्षित करने का काम करेगा, तो बस उसी पर सम्मेलन है, 1992 में बनाया गया। अब देखो, इसमें पक्षकार अगर देखेंगे तो 196 हैं, 190 मतलब देश हैं जो सदस्य हैं, भारत भी है उसमें। ठीक है, भारत भी है। अब देखो इसकी कुछ कुछ चीज़ें देखो, सबसे पहले तो ये देखो, जो इसके 3 उद्देश्य हैं,
ठीक है, उद्देश्य क्या है ये देख लो, इसके कौन से तीन तीन उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है जो मैंने बताया कि जैव विविधता का संरक्षण करना है, लिख लेना आप लोग। दूसरा उद्देश्य ये है कि जैव विविधता के जो घटक हैं, ठीक है, कुछ घटक, कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जैव विविधता को लेकर कहीं ना कहीं पर, और जो जैव विविधता के जो घटक हैं उनका संधारणीय इस्तेमाल करना, ठीक है ना। मैंने संधारणीय इस्तेमाल बता दिया है ना, सस्टेनेबल क्या होता है, लगातार कई पीढ़ियां उसका जो इस्तेमाल करती रहें। तीसरा, अगर जैव विविधता को लेकर या आनुवंशिक संसाधन है, जैसे मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में कोई ऐसा आनुवंशिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा भंडार है, तो उसका फायदा सिर्फ एक देश को नहीं होना चाहिए, सभी को होना चाहिए बेनिफिट, तो ये भी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। समझ गए आप चीज़ें। अब इस सीबीटी के तहत ना, इस सीबीटी के तहत तीन जो हैं सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स भी हैं। ये तो मेन जो आपका हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक सेकेंड, ये आपका मेन हो गया, लेकिन इसके तहत कुछ सप्लीमेंट्री भी हैं, वो उसके नाम भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीडी के तहत जो है अनुपूरक 3 प्रोटोकॉल हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला कार्टाजेना, ठीक है, कार्टाजेना जो है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल बोलते हैं, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, इसके तहत क्या है भाई, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, इनकी सुरक्षित हैंडलिंग होनी चाहिए, परिवहन होना चाहिए और इनका प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। ये क्या होता है, देखो अगर आपने कोई भी ऐसे जीव है, ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं ना, ये साइंस के लिए वैज्ञानिक जो हैं ये क्या करते हैं, किसी जीव में ना कुछ चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं उसमें, जैसे मच्छर में कुछ चेंज कर दिया, या फिर किसी जैसे मेंढक वगैरह होते हैं, फ्रॉग वगैरह, उसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, तो ये क्या हुए, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गए ना, जिसमें कुछ चेंज किया है। अब इनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये आतंकवादियों के हाथ में चले गए तो वो कितना भयानक इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी सोच सकते हैं आप, ठीक है। जैसे टिड्डे को लेकर कई बार मूवीज में दिखाया जाता है ना, कि जो टिड्डियां होती हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में, उनमें अगर थोड़ा चेंज कर अगर आप छोड़ दो तो वो पूरी फसलों को बर्बाद कर सकती हैं। तो इसलिए आतंकवादियों के हाथ में ना लगे, उनकी सुरक्षित हैंडलिंग हो, सुरक्षित उपयोग हो, उसको क्या बोलते हैं, कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित किया जाता है। ये पहला। दूसरा देख लो भाई, नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल जो है ये अगर यूपीएससी पूछ ले क्या है क्या नहीं है, तो इसका याद रखना, मैंने अभी आपको बताया ना था कि कई ऐसे आनुवंशिक संसाधन होते हैं जिनका जो है प्रॉपर उचित न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए उनका, ठीक है, सबको मिलना चाहिए उसका बेनिफिट, ठीक है, या फिर जहां पर वो रह रहे हैं वहां जनजातियों को भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए, वितरण आप लिख लो यहाँ पर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन उनका प्रॉपर होना चाहिए, वो उसके लिए है नागोया। एक तीसरा और है जिसको बच्चे ध्यान में रखते नहीं है, उसका नाम है, थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ, नागोया कुआलालंपुर, ऐसे ही नाम आते हैं इसमें, ठीक है, कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर ये पूछ ले तो ये भी कहीं ना कहीं पर इसको लेकर, ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, इनको लेकर नियम बनाने का जो है, चीज़ें किस तरह के नियम बनाए जाएंगे, किस तरह से उनका प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है, प्रोसेस क्या होगा उनका बनाने का और उनका इस्तेमाल करने का, उसको लेकर इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे भाई। ये तीन जो है अनुपूरक समझौते हैं, इसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एक लाइन में बता दिया है। अगर यूपीएससी पूछे कि जो एचई टारगेट है, एचई टारगेट हैं या एचई लक्ष्य हैं, किससे जुड़े हुए हैं, तो जैव विविधता से जुड़े हुए 20 लक्ष्य हैं ये, और कुछ नहीं है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए लक्ष्य हैं ये, ठीक है। आईची टारगेट बोलते हैं इसको, आईची भी बोलते हैं, एचई भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना रहे। आईची टारगेट, ठीक है, आईची टारगेट्स जो हैं किससे जुड़े हुए हैं, तो जैव विविधता से जुड़े हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी की सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं पर उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर एक चीज और देख लो, बस लास्ट है इसमें, सीबीडी जो है, ठीक है, यही वाला एक रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक जैव विविधता आउटलुक वैश्विक जैव विविधता ठीक है आउटलुक जो है, ये अगर यूपीएससी पूछ ले कौन जारी करता है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये जारी करती है, ठीक है भाई, याद रखेंगे, इसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे लगता है अभी के लिए हम लोग इतना कर सकते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग थोड़ा IUCN वगैरह की चीज़ों को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई को करते रहो भाई अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है बच्चों,
कि देखो इन्वायरमेंट है ना, थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि इन्वायरमेंट, हालांकि मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, ठीक है, अभी कुछ मेरी तबीयत के भी इश्यूज़ हैं, इस वजह से भी मैं थोड़ा डिटेल और ज़्यादा वीडियो अब कितनी लेंथ इसकी बढ़ा देंगे। बट दूसरी बात ये है कि इसको लेकर मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, बट कई बार क्या होता है ना, बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बता ही रहा हूँ, साथ के साथ स्टैटिक करना, चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हैं। तो बेसिक कई बार बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी होता है, कई बार तब थोड़ा करंट अफेयर का सेगमेंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बेसिक अगर क्लियर करना हो तो आप लोग मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो, कहीं ना कहीं पर आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। चीज़ों को अगर आपको मेहनत दिख रही हो, ठीक है, तो आप चीज़ों को शेयर करते रहें करंट अफेयर की इस सीरीज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके, क्वालिटी का जो कंटेंट है उन तक पहुंच सके, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो डिलाइट आईएएस का, ताकि आप लोगों को पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें क्लासेस को लेकर वहाँ पर अपलोड होता रहता है, वो वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, आपका प्यार जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।